सर को गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। लिंक से नहीं ज्वाइन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल के लेक्चर में किसी को डाउट है? स्क्रीन दिख रहा सबको? स्क्रीन सबको दिख रहा है? कल के लेक्चर में किसी को डाउट है कुछ? रूपम, नंदनी, सौरभ, कल के लेक्चर में कोई डाउट? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक फिर से शेयर करता हूँ। फिर से शेयर कर रहा हूँ, अगर दिखता है तो यस लिखिए। स्क्रीन दिख रहा है सबको? विजिबल है स्क्रीन सबको? देखिए, कल हमने पढ़ा था कैथोड रेज के बारे में, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसे डिटरमाइन हुआ था वो तो देखा था हम लोगों ने। नेक्स्ट आज हम देखेंगे एनोड रेज के बारे में। ठीक है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था उसी प्रकार से प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हुआ था, और प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एनोड रेज। प्रोटॉन्स को जो पहले नाम दिया गया था वो एनोड रेज दिया गया था। ठीक है, क्योंकि वो एनोड से पहली बार यहाँ देखिए सेम अरेंजमेंट है हमारे पास। ठीक है, सेम अरेंजमेंट है। जो अरेंजमेंट हमारा कैथोड रेज के लिए था वही अरेंजमेंट हमारे पास एनोड रेज के लिए भी है। और अभी दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है, तो सेम अरेंजमेंट है। देखिए यहाँ पे भी कैथोड लिया गया है, देन यहाँ एनोड लिया गया है। जो अरेंजमेंट वहाँ था, यहाँ वैक्यूम पंप है, देन हमारे पास वोल्टेज सप्लाई है। कोई बात नहीं, मेरे क्लास में अगर होता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये हो सकता है ऐप का या नेटवर्क का इशू हो। ठीक है,
तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया था कि जब यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट क्या देखा गया था कि एनोड से रेज निकलते हैं और ये रेज किधर की ओर ट्रैवल करते हैं, इस कैथोड की ओर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड को ये रेज ट्रैवल कर रहे थे, इस वजह से इनको पॉजिटिव रेज का नाम मिला था सबसे पहले, और ये एनोड की तरफ से थे, इसीलिए इनको एनोड रेज कहते थे। ठीक है, लेकिन बाद में इनका नाम प्रोटॉन्स दिया गया था। इनकी क्या खासियत है, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने सेटअप किया था। गोल्डस्टीन डिड द फर्स्ट सेटअप इन 1886। Then when high potential was applied along with cathode rays, एनोड रेज वर ऑल्सो प्रोड्यूस। हाई पोटेंशियल कहने का मतलब है जब हमने इस साइंटिस्ट ने वोल्टेज को और बढ़ा दिया तो इस कैथोड रे के साथ साथ एनोड रे भी दिखने लगा था। मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड पास थ्रू कैथोड होल्स और कैनल्स ऑफ कैथोड। ठीक है, तो जब वोल्टेज बढ़ा दिया गया तो यहाँ से जो रेज निकल रहे थे वो रेज क्या करते कि इस कैथोड के जो होल्स थे यहाँ पे, उस होल से वो क्रॉस कर रहे थे या पास कर रहे थे। इस वजह से इनका कैनल रेज भी नाम पड़ा था, क्योंकि इस कैनल से ये पास होते इस वजह से। The next point is since the rays pass through canals of cathode, so named as canal rays, and these rays originated from anode, so named as anode rays. इस छेद से पास हो रहे थे, इस कैथोड के छेद से, इसलिए इनको कैनल रेज कहा गया, और एनोड से निकल रहा था इस वजह से इनको एनोड रेज भी कहा गया। Thomson studied the nature of these rays to be positive and named as positive rays. उसके बाद गोल्डस्टीन थे जो इन्होंने पहली बार इस सेटअप को किया था, और थॉमसन थे, जे थॉमसन, जिन्होंने इस रे की स्टडी की थी और कहा था कि ये पॉजिटिव रेज है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की ओर ट्रैवल कर रहे हैं। Then characteristics of positive rays. The rays travel in a straight line. ये straight line में travel करते हैं, straight line में चलते हैं। The rays have heating effect and possesses kinetic energy, that is mass particles are present. जिस तरीके से कैथोड रेज का कुछ मास होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, उसी तरीके से इस कैथोड रेज का भी कुछ मास था। The rays are deflected by electric and magnetic field towards the negatively charged plate, showing that these rays carry a positive charge. मतलब इलेक्ट्रिक और नेगेटिव फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, और किधर की ओर डिफ्लेक्ट होते हैं, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये बतलाते हैं कि इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस रेज कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉयल। ये पतले पतले मेटल से ये पास कर सकते हैं। मेटल फॉयल कहने का मतलब है ये, जैसे आपने एल्युमिनियम का फॉयल देखा है, ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल्स काफ़ी पतले होते हैं। आप देखो आपके मिठाइयों के ऊपर भी लगा हुआ होता है, एल्युमिनियम पे परत लगी होती है, तो वो एक्चुअल में मेटल के फॉइल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो उतने पतले मेटल फॉइल से ये रे पास कर सकते हैं। दीज रेज कैन प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैसेस। आयोनाइजेशन इन गैसेस आपको कल भी बताया था, कैथोड रेज का सेम फंडा यहाँ पे भी है। Then the E/M value depends on the nature of gas. आप प्रियांशु क्या पूछना है? The E/M value depends on the nature of gas. देखिए वहाँ पे E/M जो था, जो हमने कैथोड रेज में पढ़ा था, वहाँ पे E/M वैल्यू हर गैस के लिए सेम रहती है। यहाँ पे E/M वैल्यू जो है वो हर गैस के लिए अलग अलग होती है। एंड फॉर पॉजिटिव रेज इट इज इक्वल टू 9.579 into 10 to the power 4 C per gram, मतलब कूलम पर ग्राम। रदरफोर्ड सजेस्टेड द नेम प्रोटॉन इन 1911। 1911 में रदरफोर्ड ने इसको पहली बार प्रोटॉन का नाम दिया था। प्रोटॉन कैरीज ए चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ठीक बराबर होता है, लेकिन उससे उसका जो ये डायमेंशन होगा वो अलग होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज दिखाता है तो प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज दिखाएगा, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होगी।
इलेक्ट्रॉन में हमने देखा था -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन प्रोटॉन का +1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। सिर्फ इन दोनों के चार्ज का साइन में फर्क है, प्लस और माइनस। Then mass of proton, the mass of proton is equal to 1.672 into 10⁻24 gram is equals to 1.0072 AMU. And definition of proton है, proton is defined as a subatomic particle having a unit positive charge, that is plus 1.602 into 10⁻19 coulomb and a mass equal to 1.0072 AMU. आप इसको एक बार देखिए सारे पॉइंट्स को, डाउट है तो ठीक है, फिर आगे चलो। पूरे पॉइंट्स को एक बार पढ़ लीजिए। Second point, the rays have heating effect and possesses kinetic energy, that is mass particles are present. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट कहने का मतलब क्या है कि जब ये रे इधर से ट्रैवल करके इस कैनल से होके गुजर रहे थे तो देखा गया था कि इसको ये गर्म कर रहे थे। ठीक है, तो गर्म कब करेंगे, जब इसका कुछ ना कुछ मास होगा या कुछ ना कुछ पार्टिकल्स इसमें होगा, तभी तो ये जाके इसको गर्म करेगा, तो ये गर्म कर नहीं सकता। ठीक है, तो वही चीज को देखा गया था और कहा गया था कि इन रेज में हीटिंग इफेक्ट होता है। चार्ज मास रेशियो ये आपको कल भी बताया था कैथोड रेज के लिए। देखिए, चार्ज बाय मास रेशियो जो है ये जो है आपके डिफरेंट पार्टिकल्स के स्पीड को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, स्पेशली इन मॉडर्न फिजिक्स इसका जो एप्लीकेशन है, ये मैक्सिमम एप्लीकेशन या यूँ कहिए इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में यूटिलाइज किया जाता है फॉर कंपेयरिंग टू पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्पीड्स। 0.6 अभी तो बता दिया, चार्ज बाय मास रेशियो अभी तो बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अभी रेडियो एक्टिविटी होता क्या, आप सबने पढ़ा होगा पहले भी, और 10th में भी आपने पढ़ा है रेडियो एक्टिविटी वगैरह। देन आपने कई बार टीवी वगैरह में देखा होगा यूरेनियम वगैरह का जिक्र होता है। वहाँ पे यूरेनियम अगर किसी अंधेरे कमरे में है तो
खुद ब खुद चमकता हुआ दिखता है, खुद ब खुद लाइट दिखता है उससे, तो उससे होता क्या है कि उस मटेरियल से या उस एलिमेंट से कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, और उन रेडिएशंस को हम रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस कहते हैं, और उन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो जो इससे जो रेज निकलते हैं वो बेसिकली आपके अल्फा, बीटा और गामा रेज होते हैं। ये अपने आप निकलते हैं, इनको ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, हाई बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है इसमें, जिसके वजह से ये खुद ब खुद इस एलिमेंट से निकलते रहते हैं। तो इट वाज गिवन बाय बैक्यूरेल इन 1896। The spontaneous emission of active radiation by certain elements like uranium is called radioactivity, and the elements are known as radioactive elements. अब आपने जो रिएक्शन देखा है कि यूरेनियम टूटता है डिफरेंट एलिमेंट्स में, जो फ्यूजन रिएक्शन आपने देखा है, वो जो रिएक्शंस है वो बेसिकली आपका रेडियोएक्टिव रिएक्शंस में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है। ये हमारा लीड ब्लॉक करता क्या है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे लिया गया है उससे रेडिएशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में निकल सके, बाकी डायरेक्शन में जब रेडिएशन निकलते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। लीड ब्लॉक का काम ये है। यहाँ पे ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इससे जब रेडिएशन निकलते हैं इस रेडिएशन को छोड़ा जाता है ताकि ये एक फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा सके, और ये टकराने के बाद यहाँ पे स्पॉट्स बनाते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं। यहाँ स्पॉट्स दिखेगा, ये जहाँ ये रेडिएशन टकराएगा वहाँ स्पॉट्स दिखेगा। स्पॉट्स कहने का मतलब छोटा छोटा दाग का धब्बा दिखता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हम चेक करते हैं कि इन रेडिएशंस की चार्जेस वगैरह क्या है, देन रेडिएशंस के स्पीड क्या है, रेडिएशंस अगर है तो इनकी एनर्जी क्या होगी, मास क्या होगी, वगैरह वगैरह चेक किया जाता है। इस सेटअप में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का प्लेट लगाया जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है आपके पास। इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि कुछ रेडिएशंस ऐसे थे जो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक रहे थे, कुछ रेडिएशंस ऐसे थे जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक रहे थे, और कुछ रेडिएशंस ऐसे थे जो इन दोनों की तरफ ना झुक के सीधा सीधा इस फोटोग्राफिक प्लेट पर टकरा रहे थे। तो जो रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे, तो कंक्लूजन निकाला गया कि ये पॉजिटिव रेज होंगे, जिनको नाम दिया गया था अल्फा रेज। जो रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक रहे थे या डिफ्लेक्ट हो रहे थे उनको नाम दिया गया था बीटा रेज, और इनकी जो चार्जेस है वो नेगेटिव होंगी। देन जो रेडिएशन जिनकी डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं थी, जो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे, उनको गामा रेडिएशंस कहा गया था। ये गामा रेडिएशन जो है ये काफ़ी खतरनाक होता है अल्फा और बीटा रेडिएशन से। ये काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है इन पे। ठीक है, अभी ये जो अल्फा रेज है इनको हम अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं, और इनको डिनोट किया जाता है हीलियम आयन से। ध्यान रखिए, अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज को हीलियम आयन से डिनोट किया जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव्स में आता है ये क्वेश्चन कि अल्फा रेज होता क्या है, तो आप उसको हीलियम आयंस पढ़ेंगे या हीलियम आयंस कहेंगे। देन बीटा रेज जो है ये आपका जस्ट एज इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और ये हमारा गामा रेडिएशंस को हम गामा एनर्जी भी कहते हैं। देन इसके पॉइंट्स क्या क्या थे? द रेज डिफ्लेक्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट वर नेम्ड एज अल्फा रेज, द रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट वर नेम्ड एज बीटा रेज, द रेज व्हिच रिमेन अनडिफ्लेक्टेड वर नेम्ड एज गामा रेज। तो इसमें जो रेज निकला गया था वो डिफ्लेक्शन के हिसाब से उनको नाम दिया गया था। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज की। कई बार ये प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस में आते हैं, स्पेशली इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ध्यान रखिए, इन स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है मास, तो अल्फा रेज की जो मास है वो मास क्या होगी? जस्ट लाइक हीलियम, हीलियम का जो मास होता है वही आपका अल्फा पार्टिकल्स का मास होगा। ध्यान रखिए, जो हीलियम का मास होगा वो अल्फा पार्टिकल्स का मास होगा। देन बीटा का जो मास है वो 9.11 इंटू 10⁻31 kg, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स। देन गामा रेज का कोई भी मास नहीं होता, ये नेग्लिजिबल मास के होते हैं। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मास नेग्लिजिबल हो जाए, इमेजिनरी हो जाए, तो उसकी जो एनर्जी होगी काफी ज्यादा होगी, उसकी जो स्पीड होगी काफी ज्यादा होगी, ट्रैवलिंग स्पीड काफी ज्यादा होगा। जैसे देखिए, कल एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, यहाँ पे इस फॉर्मूला में मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए अगर v इज इक्वल टू c, वेलोसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो मास यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाता है। अगर उसी जगह पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइट के वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है, मतलब उसकी ट्रैवलिंग स्पीड हम पता नहीं कर सकते फिर, या मास को हम पता नहीं कर सकते। सेम फंडा यहाँ पे भी है हमारे पास। देन चार्ज, चार्ज जो है हीलियम आयंस का या अल्फा रेज का +2 यूनिट कहलाता है, बीटा रेज के लिए -1 और गामा रेज का कोई भी चार्ज नहीं होता। आइडेंटिटी, हीलियम न्यूक्लियाई, He2+ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और हाई एनर्जी रेडिएशंस। वेलोसिटी, देखिए यहाँ पे पढ़ने का तरीका भी अलग अलग है। गामा गामा रेडिएशंस या गामा एनर्जी हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, कई बार प्रोनाउंसिएशन ऐसा भी होता है। देन वेलोसिटी नियरली 1/10 दैट ऑफ लाइट, मतलब लाइट का 10वां हिस्सा का जो वेलोसिटी होगा वो अल्फा पार्टिकल्स का वेलोसिटी होगा। देन बीटा रेज का जो वेलोसिटी है वो लगभग आपके इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, लगभग, उसके जितना नहीं लेकिन उसके ही लगभग होगा, उसके आसपास होगा। देन गामा रेज का जो वेलोसिटी है वो लाइट के जैसा ही होता है, एकदम सेम टू सेम। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड नो डिफ्लेक्शन। पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब है कि किसी भी चीज में घुसने की क्षमता, किसी भी जगह पे जाने की क्षमता, तो अल्फा रेज का कम होता है। देन बीटा रेज लार्जर 100 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा रेज, अल्फा रेज से 100 गुना ज्यादा होता है। और गामा रेज का जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो अल्फा रे से 10,000 गुना होता है, 10,000 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा रे। इसीलिए गामा रेडिएशन बहुत खतरनाक होते हैं, खासकर हमारे बॉडी के लिए। ये आप फिगर एक बार देख लीजिए, फिगर समझ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है, आपने देखा है कि सॉरी, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर अल्फा आपका नेगेटिव होता तो जाहिर सी बात है नेगेटिव की तरफ वो डिफ्लेक्ट नहीं होता, मतलब नेगेटिव की तरफ वो झुकता नहीं। या यूँ कहिए कि अगर अल्फा नेगेटिव होता तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, इस वजह से जो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जो भी रेज अट्रैक्ट हुए उनको अल्फा रेज नाम दिया गया था। और इनका जो मास था अल्फा रेज का, वो देखा गया था कि मास हीलियम के बराबर होता है इस वजह से।
प्रियांशु जो डाउट है पूछ लीजिए, आवाज सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट है हमारा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली एटम्स के मॉडल के बारे में, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के होने की संभावना या इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट जो है वो कैसे अरेंजमेंट है उसको पढ़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ बीटा रेज जो है वो नियरली लाइट के बराबर होता है। नियरली कहने का मतलब है जैसे आप देख लो 3 × 10⁸ ठीक है, ये आपका स्पीड का लाइट है, तो नियरली सेम का मतलब हो जाएगा 2.7 × 10⁸ या 2.8 × 10⁸ इस टाइप से। ठीक है, इसको हम नियरली सेम कहते हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल था हमारा उसको हम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। देखिए यहाँ तरबूज का फिगर दिखाया है मैंने, ठीक है। तो उन्होंने जो पहली बार बताया था, उन्होंने क्या बताया था कि एक एटम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज सब तरफ होते हैं और इलेक्ट्रॉन चार्ज उसके ऊपर डाला हुआ रहता है। ठीक है, जैसे आप तरबूज में देखो तो ये जो पूरा एरिया है, ये आप रेड वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें जो ये ब्लैक ब्लैक दाना है तरबूज का, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। तो हम इस चीज को डिफाइन कैसे करते हैं एटम्स के तुलना में, कि एक पूरा सी है, मतलब एक समंदर है, सी है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, और उस सी में इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह पे पाए जाते हैं, और ये आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ये या तो आप इसको तरबूज की तरह देख सकते हो, या फिर आप इसको केक की तरह भी देख सकते हो। इनका बहुत सारा नाम है, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग ये एक पुडिंग केक की तरह है। आप देखते हैं मार्केट में केक बिकता है, उस केक के ऊपर पे कुछ ब्लैक ब्लैक दाना दिया रहता है, तो उस टाइप का ये दिखता है। देन रेसिन पुडिंग मॉडल, ये भी एक खाने का चीज है, उसके जैसा ही दिखता है ये। उसके बाद एक है आपका वाटर मेलन मॉडल, ठीक है, तरबूज की तरह ये दिखता है। उन्होंने डिफाइन ही इस तरीके से किया था इसको, कि पूरा आपका पॉजिटिव साइन का ये सी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस फ्लोट करते हैं या नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ये उनका सबसे पहला मॉडल था एटम्स को डिफाइन करने के लिए। तो जे थॉमसन सजेस्टेड द फर्स्ट सिंपल मॉडल ऑफ एटम is a sphere of positive charge uniformly distributed. Moreover, the electrons are distributed more or less यूनिफॉर्मली। कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला होता है, और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जगह जगह पे कभी कोई इधर कोई उधर पड़े हुए होते हैं। द मॉडल वाज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल और रेसिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। This model explained the electrical neutrality but failed to explain Rutherford alpha particles scattering experiment, that is the phenomena of radioactivity. इन्होंने इस मॉडल से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बता दिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, लेकिन ये इस रेडियो एक्टिव वाले एक्सपेरिमेंट को बताने से फेल हो गए कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कैसे हो रहा है। उसके बाद रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और यहीं से एटम की जो शुरुआत हुई थी, जो डिस्कवरी मतलब एटम्स को जो पूरा खंगाला गया था, खोजा गया था, वो इसी एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को देखे क्या है, इसमें सबसे पहली बार न्यूक्लियस का भी जिक्र किया गया था। यहाँ पे न्यूक्लियस की भी खोज की गई थी, कि फर्स्ट टाइम पे न्यूक्लियस को डिफाइन किया गया था यहाँ पे। अभी इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है जो हमने रेडियो एक्टिव उस प्रोसेस में देखा, एक लीड ब्लॉक है, लीड ब्लॉक के यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है। इस एक्सपेरिमेंट में पोलोनियम यूज किया गया था, पोलोनियम 214 यहाँ पे इसका एटॉमिक मास है। देन लीड प्लेट है, ये लीड प्लेट जो है इसको गाइड करने के लिए है इस रेस को, ताकि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। देन ये एक मूवेबल स्क्रीन है, मूवेबल स्क्रीन है जहाँ पे ये रेडिएशंस पड़ते हैं।
बीच में एक गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल की जगह सिल्वर, प्लैटिनम या कॉपर वगैरह भी यूज होता है या उस टाइम यूज किया गया था। ठीक है, ये जो मूवेबल स्क्रीन है, ये मूवेबल स्क्रीन जिंक सल्फाइड का था, ZnS का। अब इसमें जो भी रेडिएशंस पड़ रहा था वो रेडिएशंस इस गोल्ड फॉइल को पार करते हुए जा रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या था कि कई कुछ देखा गया कि किसी एक जगह पे रेडिएशंस बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, कहीं पे कम पड़ रहा है। कोई रेडिएशंस ऐसे भी हैं जो उसी पाथ में अपने ही डायरेक्शन में रिवर्स जा रहे हैं। कुछ रेडिएशंस ऐसे हैं जो कम एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ रेडिएशन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे ये रेडिएशंस। उसके बाद ये रेडिएशंस, कुछ रेडिएशंस ऐसे थे जो सीधा सीधा वहां से निकल रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इन रेडिएशंस के ट्रैवलिंग का तरीका देखा कि अगर रेडिएशन किसी एटम से पास होता है तो उसका चलने का तरीका या क्रॉस पास करने का तरीका क्या होता है, उसका डिफ्लेक्शन कितना है, वो सब इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया था और कुछ कंक्लूजन्स निकाला गया था। The points क्या है? A beam of alpha particles was allowed to pass against a thin foil of about 0.0004 centimeter thick of gold, silver, प्लैटिनम और कॉपर रेस्पेक्टिवली। ये जो थिन फॉइल यहाँ पे यूज किया गया है, ये जो प्लेट यूज किया गया है फॉइल का, तो ये इसकी जो साइज है ये 0.0004 सेंटीमीटर थी। देन अ सर्कुलर मूवेबल फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन सराउंडेड द फॉइल। ये जो मूवेबल स्क्रीन है ये जिंक सल्फाइड का था। यहाँ पे जो भी रेडिएशंस पड़ रहे थे उसका कुछ ना कुछ स्पॉट्स इधर दिख रहा था, जिससे कि लोग उस टाइम जिससे कि मेजर किया जा सके। Whenever an alpha particle struck the screen, it produced a light. जब भी ये अल्फा पार्टिकल्स इस स्क्रीन को टच करते थे वहां पे एक लाइट का प्रोडक्शन होता था। The following observations were made. सबसे पहला, most of the alpha particles, nearly 99% went straight without suffering any deflection. यहाँ पे जो रेडिएशन ये जो दिख रहा है आपको, इसमें से 99% रेडिएशन बिना डिफ्लेक्शन के सीधा सीधा निकल गए थे। Then second points, a few of them were deflected through small angles. कुछ ही रेडिएशन थे, कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स थे जिनका डिफ्लेक्शन हुआ था। ये जो डिफ्लेक्शन है ये कुछ स्मॉल एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ था। एंड a very few, about 1 in 20,000, were either deflected by very large angles or actually reflected back along their path. अब इसमें से सपोज कीजिए बहुत कम, मतलब 20,000 अगर रेडिएशन जा रहा है तो उसमें से सिर्फ एक रेडिएशन ऐसा होता था जो बहुत ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होता था या फिर अपने ही पाथ में वो वापस चला जाता था, जिस रास्ते वो आया उसी रास्ते वो वापस भी चला जा रहा था। देन नेक्स्ट पॉइंट, अब ये देखिए यहाँ पे आर नॉट, हमने एक फॉर्मूला लिखा है आर नॉट, जिसको क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस भी कहा जाता है। क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस को हम कैसे समझेंगे? जैसे हमारा एटम है, एटम से एकदम नजदीक में जो अल्फा पार्टिकल गुजरेगा उसको लिखा गया है क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। ठीक है, एटम से जो एकदम नजदीक में अल्फा पार्टिकल गुजरेगा उसको क्लोजेस्ट अप्रोच या क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस कहा गया है। इसका फॉर्मूला है आर नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2ze² अपॉन ke। आर नॉट हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच है, 4πε0 ये मीडियम का परमिटिविटी है, या फिजिक्स में पढ़ेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, डिफरेंट मीडियम्स के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। इस केस में जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था तो इसकी वैल्यू 1 ली गई थी। ठीक है, CGS यूनिट में। देन Z हमारा एटॉमिक नंबर है, जो यहाँ पे एलिमेंट यूज किया गया था वो Z उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। E है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड के है हमारा काइनेटिक एनर्जी। के हमारा काइनेटिक एनर्जी, Z है हमारा एटॉमिक नंबर और E चार्ज है, और ये हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया, जिस मीडियम में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था उसकी वैल्यू 1 थी उस टाइम CGS यूनिट में। देन आर नॉट हमारा डिस्टेंस में, आर नॉट हमारा डिस्टेंस है जहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के नजदीक होगा। देखिए m इज इक्वल टू मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस, v वेलोसिटी
R naught distance at which alpha particles stop and starts retracing its path, also known as distance of closest approach. Z हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। देखिए ये जो फॉर्मूला आपको दिया है, ये फॉर्मूला आपको फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा, तो ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को आप फिजिक्स के लिए बचा के रखेंगे। Then next point, the closest approach R naught is of order 10 to the power minus 14 मीटर, so the radius should be less than 10 to the minus 14 मीटर। अब देखिए सबसे बड़ी जो खोज हुई थी इस एक्सपेरिमेंट में, इसमें क्या देखा गया था कि इस एटम का रेडियस निकल के आया था। ठीक है, इस एटम का रेडियस निकल के आया था। रेडियस कैसे निकल के आया था, तो जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सबसे नजदीक कहाँ तक जा सके थे, जिसके बाद वो डिफ्लेक्ट हुए थे। ठीक है, डिफ्लेक्ट मतलब न्यूक्लियस के सबसे नजदीक जाने के बाद वो वहां से डिफ्लेक्ट होना चालू हो गया, तो उसको हम क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, और वो हमारा फाइनली रेडियस निकल के आया था। तो जो कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन के हिसाब से रेडियस 10 to the power minus 14 मीटर से भी कम आया था। Then conclusions observed from Rutherford experiment. Most of the alpha particles were straight and undeflected. सबसे ज्यादा 99% अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे थे और डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। इट मींस एटम्स हैव वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस, जिसका मतलब है कि एटम्स में बहुत जगह खाली होता है। Second point, few of the alpha particles were deflected with moderate angles due to repulsion caused by the center, which occupies a small volume in an atom is called nucleus। जो यहाँ पे देखिए इस एक्सपेरिमेंट में ये जो रे है, ये जो स्ट्रेट रे है, इसके डिफ्लेक्शन के वजह से रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इस सेंटर पे एक ऐसा हिस्सा है जहां से ये रेडिएशन एकदम डिफ्लेक्ट हो जा रहे, वहां से टकरा नहीं पा रहे, जिसके वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक हेविली चार्ज चीज है जो पॉजिटिव चार्ज रखती है, और उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था। Then a very few shows strong deflections showing that nucleus is of heavily charged mass। उसमें से बहुत सारे रेडिएशन थे जो कम डिफ्लेक्शन दिखा रहे थे, जिन्होंने उसके वजह से रदरफोर्ड ने कहा कि वहां पे बहुत हेवी चार्ज वाला कोई मास रखा हुआ है। The nucleus is surrounded by electrons which are revolving around it at very high speed। न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो काफी स्पीड में घूमते रहते हैं। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने कहा था एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। From Rutherford experiment, the kinetic energy, scattering angle and nuclear charge is calculated as। तीन फॉर्मूला है इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या देखा गया था। ये जो स्कैटर कर रहे हैं, ये कुछ एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, तो उस एंगल को निकालने का फॉर्मूला दिया गया था। देन ये किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं उसकी उसका काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस पाया गया था उस न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल्स के लिए, तो n इज इक्वल टू k1 अपॉन के ई का होल स्क्वायर। यहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, ध्यान दीजिए n हमारा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, k1 हमारा कांस्टेंट है, और ke हमारा काइनेटिक एनर्जी है। सेकेंड फॉर्मूला है स्कैटरिंग एंगल, मतलब किस एंगल से वो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो n इज इक्वल टू k2 डिवाइडेड बाय साइन का पावर 4 थीटा बाय 2। k2 हमारा कांस्टेंट है और n हमारा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। देन न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला n इज इक्वल टू k3 z e टू द पावर z और e का पावर होल स्क्वायर है। तो k3 हमारा कांस्टेंट, n हमारा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और z हमारा एटॉमिक नंबर, और e हमारा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद कोई डाउट है आप पूछ लीजिए।